डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पुंजला जोधपुर। आज की बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और इसके फर्स्ट यूनिट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसमें टंग के बारे में या जीभ के बारे में, और एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो टंग या जीभ मस्कुलर यानी पेशीय अंग है जिस पर विभिन्न प्रकार के पेपिला उपस्थित होते हैं, और इन पेपिला पर टेस्ट बर्ड्स या स्वाद कलिकाएं लगी हुई होती हैं, जिसकी सहायता से हम भोज्य पदार्थों के स्वाद का पता लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जीभ के अगले सिरे पर फंजीफॉर्म पेपिला उपस्थित है। उसके थोड़ा पीछे की तरफ, साइड की तरफ फिलीफॉर्म पेपिला, जीभ के किनारों वाले भाग पर फोलिएट पेपिला, और जीभ के पश्च भाग में सर्कमवेलेट पेपिला उपस्थित हैं, जिन पर टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं उपस्थित हैं। और टेस्ट बर्ड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें कि नर्व सेल्स के कोशिकीय भाग जो है वो आकर के खुलते हैं, और पीछे की तरफ यह तंत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जीभ के अग्रभाग के द्वारा मीठे स्वाद का, थोड़ा किनारे वाले भाग की सहायता से नमकीन स्वाद का, जीभ के किनारे वाले भाग से खट्टे स्वाद का, और जीभ के पश्च भाग से कड़वे स्वाद का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसकी शुरुआत यहाँ पर ईसोफेगस से दिखाई गई है। ईसोफेगस से पहले फेरिंक्स भाग पाया जाता है, और फेरिंक्स भाग जो है वो श्वसन और भोजन दोनों के लिए कॉमन होता है। फेरिंक्स के पिछले भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें नीचे वाला छिद्र जो है, या जो अदर छिद्र है, जो कि घाटी द्वार कहलाता है और एपिग्लोटिस से नियंत्रित होता है। इसका ऊपरी और पृष्ठ छिद्र को निगल द्वार या ओरोफेरिंक्स कहते हैं, या गुलेट कहते हैं। गुलेट एक नलिका में सतत होता है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और उसके बाद वाले भागों के बारे में, इसकी संरचना के बारे में मैं आपको रेस्पिरेशन वाले पार्ट में बताऊंगी। गुलेट आगे की तरफ एक नलिका से सतत होता है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस की भीतरी सतह पर अनुदैर्ध्य वलन यानी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, और वलनों के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। गुलेट तथा ईसोफेगस के प्रारंभिक भाग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, और शेष भाग में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। तो इसके शुरुआती भाग में तो वॉलंटरी मसल्स होती है, लेकिन बाद वाले भाग में इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती है। ईसोफेगस की लंबाई गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है। सबसे लंबी ईसोफेगस जिराफ में पाई जाती है, क्योंकि जिराफ के गर्दन की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है स्टोमक। यह उदर गुहा में बाह्य भाग की तरफ स्थित होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा, लेफ्ट भाग में पाया जाने वाला सबसे चौड़ा भाग है, और यह 4 भागों में विभेदित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है: कार्डियक, इसोफेजियल, फंडिक एंड पाइलोरिक स्टोमक। तो सबसे पहले इसमें से अपन लेते हैं कार्डियक स्टोमक। यह आमाशय का लेफ्ट और ऊपरी भाग है, और इसकी ऊपरी जो सतह है वो गुंबदाकार यानी डोम शेप्ड है। इस गुंबदाकार या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को फंडस कहते हैं। यह डायाफ्राम के नजदीक होता है और हार्ट की तरफ स्थित होता है। सेकंड है इसोफेजियल स्टमक। यह स्टमक का सबसे प्रॉक्सिमल और ब्रॉड रीजन होता है, यानी कि चौड़ा भाग होता है, और
इस भाग में इसोफेगस आकर के खुलती है। थर्ड पार्ट है, इसमें इसोफेगस के अंतिम सिरे पर इसोफेजियल स्पिक्टर पाई जाती है। इसे कार्डियक स्पिक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ इसोफेगस आकर के खुलती है इसोफेजियल स्टोमक में, तो यहाँ पर इसोफेजियल इंस्पेक्टर पाई जाती है, इसको कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। थर्ड है फंडिक स्टोमक। यह आमाशय का मध्य और सबसे बड़ा भाग है। इस भाग में सबसे अधिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है और इस भाग में ही भोजन का पाचन होता है। इस कारण इस भाग को बॉडी ऑफ स्टोमक भी कहा जाता है। लास्ट है पाइलोरिक स्टोमक। यह आमाशय का डिस्टल और संकरा भाग है, यानी नैरो रीजन है, और इस भाग में पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाई जाती है। पाइलोरिक इंस्पेक्टर और कार्डियक इंस्पेक्टर इनवॉलंटरी प्रकार की होती है। आमाशय की भीतरी सतह पर भी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं और खाली आमाशय में, जब आमाशय एम्प्टी होता है स्टमक, तो यह लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के रूप में दिखाई देते हैं, और इन फोल्ड्स को गैस्ट्रिक रज्जी कहते हैं। जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो ये फोल्ड्स खुल जाते हैं और गैस्ट्रिक रज्जी लुप्त हो जाते हैं। खाली आमाशय में तथा भूख की अवधि लंबी होने पर आमाशय में रह रहकर विशेष प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होते हैं, जिनको हंगर पेंजेज कहते हैं, और हंगर पेंजेज के कारण भूख की इच्छा कमजोर हो जाती है। आमाशय की पेरिटोनियम पर फैटी टिश्यूज और लिम्फ सेल्स पाई जाती है। इस कारण इस पेरिटोनियम को ओमेंटम कहते हैं। आमाशय की बाईं वक्रीय सतह को ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं और इसकी दाईं यानी कि राइट जो घुमावदार सतह है उसको लेसर ओमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। तो आंत दो भागों में विभेदित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जिजनम और इलियम तीन भाग पाए जाते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है एसेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसफर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में समीपस्थ भाग ड्यूडिनम होता है और यह ड्यूडिनम अंग्रेजी के यू या सी के समान पाई जाती है। इसकी प्रॉक्सिमल आर्म पाइलोरिक स्टोमक से संलग्न होती है, जबकि इसकी डिस्टल आर्म जिजनम से संलग्न हो जाती है। जिजनम छोटी आंत का मध्य और कुंडलित भाग होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो बीच वाला भाग है और कुंडलित भाग है, जबकि इलियम छोटी आंत का दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। संपूर्ण स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी सतह पर ट्रांसफर्स स्पाइरल फोल्ड्स पाए जाते हैं, यानी अनुप्रस्थ सर्पिलाकार वलन पाए जाते हैं, जिन पर रसांकुर या विलाई पाई जाती है, और इन विलाई या रसांकुरों पर माइक्रो विलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इस अवस्था में स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कई गुना अधिक हो जाता है। तो इसमें अनुप्रस्थ यानी ट्रांसफर्स स्पाइरल फोल्ड्स पाए जाते हैं, फोल्ड्स पर विलाई पाई जाती है, विलाई पर माइक्रो विलाई पाई जाती है। तो इस प्रकार से इंटेस्टाइन का जो भीतर का सरफेस एरिया है वो कई गुना अधिक हो जाता है, और ऐसे वलनों को फोल्ड्स ऑफ क्रेस्क्रिंग कहते हैं, या प्लिका सेमी सर्कुलरिस कहते या वेल्व्यूली कॉनिवेंटी कहते हैं। छोटी तथा बड़ी आंत का संधि वाला भाग सेक्युलस रोटेंडस कहलाता है। इस भाग में इलियोसिकल नामक एक तरफा कपाट पाया जाता है या वाल्व पाया जाता है। यह वाल्व भोजन को एक तरफा मार्ग प्रदान करता है, और सेक्युलस रोटेंडस
इलियम का अंतिम भाग है। इस अंतिम भाग में वर्मीफोरम अपेंडिक्स पाई जाती है। क्योंकि मनुष्य में सीकम एब्सेंट होता है, सीकम खरगोश में उपस्थित होता है, जहां पर सीकम में डायगोनल फोल्ड्स पाए जाते हैं अंदर की तरफ। वर्मीफोरम अपेंडिक्स में लिम्फोइड टिश्यूज उपस्थित होते हैं और सीकम वाले भाग में और इस भाग में कुछ सहजीवी जीवाणु यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स उपस्थित होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, सेलोबायोपेरस, वाम्पाइरेला, तो इस प्रकार एंटीनिडियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन्स उपस्थित होते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। मनुष्य में सीकम वाला भाग अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व जो है वो पाया जाता है और सेक्युलस रोटेनस जो है वो इलियम का अंतिम भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम कोलोन रेक्टम में विभेदित होती है। कोलोन मनुष्य में अभी मैंने बताया था कि सीकम जो है वो वेस्टिजियल पाई जाती है, जबकि अपेंडिक्स बहुत छोटी पाई जाती है। रेबिट और अन्य हर्बीवोरस जंतुओं में सीकम विकसित पाई जाती है। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर की तरफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन्स पाए जाते हैं, जो कि सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। मनुष्य में भी अपेंडिक्स वाले भाग में सहजीवी जीव पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मध्य भाग जो है वो कोलोन होता है। रैबिट में कोलोन सीधी संरचना में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में कोलोन 4 भागों में विभेदित होती है, जिनको असेंडिंग कोलोन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। कोलोन की भीतरी सतह पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स डिसकंटिन्यूअस लेयर के रूप में पाई जाती है। पेशियां 3-3 के समूह में और छल्लों के रूप में पाई जाती हैं, रिंग्स के रूप में पाई जाती हैं, और इन लॉन्गिट्यूडिनल छल्लों को, रिंग्स को टिनी कहते हैं। इन टिनी के कारण कोलोन की गुहा जो है वो छोटे छोटे कक्षों में विभाजित हो जाती है, चैम्बर्स में विभाजित हो जाती है, जिनको ओस्ट्रा कहते हैं। कोलोन एक समान व्यास वाली नलिका में सतत हो जाती है, जिसको रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम एक छोटी थैली में खुलती है, जिसको एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। एनल कैनाल में 2 प्रकार की इंस्पेक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जिनको इंटरनल एनल इंस्पेक्टर एंड एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर कहते हैं। इंटरनल एनल इंस्पेक्टर अनैच्छिक प्रकार की होती है, जबकि एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो एनल इंस्पेक्टर है वो ऐच्छिक प्रकार की होती है। रैबिट का रेक्टम स्थान स्थान से खुला होता है, अर्थात इसकी संरचना जो है वो बीडेड यानी मणिका रूपी होती है। रैबिट में एनल कैनाल एब्सेंट होती है और रेक्टम सीधा ही एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। रैबिट में केवल इंटरनल एनल इंस्पेक्टर पाई जाती है, जो अनैच्छिक होती है। रैबिट की छोटी आंत में जिज्नम एब्सेंट होती है और छोटी आंत केवल इसमें ड्यूडिनम और इलियम ही उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में और रैबिट की एलिमेंट्री कैनाल में कुछ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। कल हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू वेरी मच।